समय की शुरुआत होती है जब सिंधु घाटी के किनारे बसी हड़प्पा सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे सुनियोजित और विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती थी। चौड़ी सड़कों पर बसा हुआ शहर, ईंटों के मजबूत मकान, पक्की नालियां और जल निकासी की ऐसी व्यवस्था जो आज के शहरों को भी मात दे दे। लेकिन जैसे कोई महान एम्पायर धीरे धीरे टूटता है, वैसे ही इस महान सिविलाइजेशन के सूरज का ढलना शुरू हो गया था। चारों तरफ जो समृद्धि दिखती थी, वहां अब दरारें पड़ने लगी थीं। कभी अनाज के भंडार भरे रहते थे, लेकिन अब वो खाली रहने लगे। कुएं सूखने लगे, लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगे। व्यापार रुक गया और सिविलाइजेशन जो कल तक चमक रही थी, अब बुझने लगी थी। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई भयंकर बाढ़ आई थी, या फिर क्लाइमेट में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे खेती ही खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी, जो उस सभ्यता की जीवन रेखा थी, वो सूख गई। सच क्या है जब लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा, तो उसके बाद भारत की धरती पर क्या हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने इस भूमि को अगली दिशा दी? क्या वो नए लोग थे, या हड़प्पा के बचे हुए वंशजों ने ही कुछ नया शुरू किया? लोग कहां चले गए? उन्होंने दोबारा कैसे बसना शुरू किया? एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए दोस्तों, इस वीडियो में आपने कई बार BCE सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। हम आम तौर पर इसे ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं 2500 BCE, तो मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले। और यदि वर्तमान से बात करें तो आज से लगभग 4500 साल पहले की बात। और तभी इतिहास के पर्दे पर प्रवेश होता है आर्यों का, जिनकी सिविलाइजेशन आगे चलकर वैदिक काल के नाम से जानी गई। तो आखिर सवाल उठता है कि आर्य कौन थे? और आप हमेशा लोगों के बीच कहते या सुनते होंगे कि हम लोग के पूर्वज आर्य थे। तो भाई, आर्य कोई रिलीजन नहीं था, ये एक भाषा बोलने वाले लोग थे जो बहुत साल पहले मध्य एशिया यानी भारत के बाहर से धीरे धीरे यहाँ आए। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे, तो कुछ कहते हैं कि ये यहीं के थे। हड़प्पा की महान सभ्यता धीरे धीरे अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। वो बड़े बड़े नगर जहां कभी हजारों लोग रहते थे, अब वीरान पड़े थे। नालियों में अब पानी नहीं बहता था, अनाज के भंडार खाली हो चुके थे और बाजारों में सन्नाटा था। सभ्यता की वो चमक जो एक जमाने में दुनिया को चौंका देती थी, अब मिट्टी में मिल रही थी। लेकिन जब एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी वहीं से शुरू होती है। और उस नई कहानी की शुरुआत हुई उत्तर की घास के मैदानों से, जहां आज हम ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र देखते हैं। वहीं रहते थे कुछ घुमंतू लोग, मजबूत शरीर वाले, घोड़े पर सवार, रथ चलाने में निपुण, जिन्हें हम आज आर्य कहते हैं। ये खाना बदोश थे, एक जगह टिकते नहीं थे, कभी किसी झील के पास, कभी किसी मैदान में। और उनके पास था एक अनमोल खजाना, संस्कृत भाषा, ऋषि की परंपरा और एक अनोखा विश्व दृष्टिकोण। अब सवाल यह है, आर्य आखिर आए क्यों? कई इतिहासकारों का मानना है कि स्टेपी यानी यूरेशिया के घास के मैदानों में अचानक मौसम बदलने लगा, घास सूखने लगी, बारिशें कम हो गई और मवेशियों के लिए चारा भी खत्म होने लगा। अमेरिकन इतिहासकार डेविड W. एंथनी अपनी प्रसिद्ध किताब द हॉर्स, द व्हील एंड लैंग्वेज में लिखते हैं कि जब पेट खाली हो जाता है तो इंसान देवता हो या दस्यु, उसे चलना ही पड़ता है। और यहीं से आरंभ हुआ आर्यों का प्रस्थान। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें, यज्ञों के मंत्रों की गूंज और आंखों में बसी थी एक नई जमीन की तलाश। वो चल पड़े पूर्व की ओर। उनके साथ चल पड़ी भाषा, परंपरा और सोच की एक लहर, जो आगे चलकर भारत की धरती पर वैदिक संस्कृति का बीज बन गई। एक ऐसी संस्कृति जिसकी गूंज आज भी हमारी जुबान, हमारी पूजा और हमारे त्योहारों में सुनाई देती है। पर भारत ही क्यों? क्योंकि उस समय भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा वाला इलाका, नदियों से भरा हुआ, जमीन उपजाऊ थी, घास के मैदान थे और जनसंख्या का दबाव कम था। यही वो चीजें थीं जो एक घुमंतू समाज को स्थायी जीवन में बदल सकती थीं। अब जब आर्य भारत आए तो क्या यहाँ कोई नहीं था? था भाई, यहाँ पहले से लोग रहते थे। शायद वे हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए लोग थे, या फिर आदिवासी समूह जिनके नाम हमें वेदों में मिलते हैं।
दास, दस्यु, निषाद। ये लोग खेती करते थे, जंगल में रहते थे, कुछ शिकार करते थे और उनके अपने देवता थे, अपनी मान्यताएं थीं। अब यहाँ जो सबसे अहम बात होती है वो ये कि आर्य जब आए तो न तो पूरी तरह से लड़ाई हुई और न ही वो सबको मारकर राजा बन बैठे, बल्कि धीरे धीरे मेल हुआ। कुछ जगहों पर संघर्ष हुआ, कुछ जगहों पर आर्य स्थानीय लोगों में घुलते चले गए। कुछ को अपने समाज में शामिल किया, कुछ को बाहर रखा और यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की नींव रखी गई। और इसी के साथ आर्यों के आगमन ने भारत में 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल की नींव रखा, जिसे आज हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, जो 600 ईसा पूर्व तक चला। अब एक बात आपको पहले ही साफ बता दूं, इस वीडियो में जो भी जानकारी आप सुनने वाले हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए विचार नहीं है, ना ही मैं कोई कहानी गढ़ रहा हूं, बल्कि ये सब हिस्टोरियंस द्वारा किए गए रिसर्च, आर्कियोलॉजी की खुदाई और वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो लिखा गया है उसी। जब आर्य भारत में आए तो यहाँ की धरती सिर्फ एक जियोग्राफिक टुकड़ा नहीं थी, ये थी भावनाओं से भरी एक दुनिया। पहाड़ों के पीछे बसे छोटे छोटे गांव, घने जंगलों के बीच रह रहे शिकारी और मैदानों में मेहनत से उपजे फसलें, सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन एक अनकहा जुड़ाव था इन लोगों में। आर्यों के साथ आया एक नया सोच, एक नया समाज। शुरुआत हुई परिवार से, लेकिन वो परिवार छोटे नहीं थे। एक ही दादी की कई पीढ़ियां एक साथ रहते थे, इसे कहा गया कुल। हर कुल का मुखिया होता था, जिसे गृहपति कहा जाता। उसी के निर्णय पूरे कुल में मान्य होते। धीरे धीरे जब एक ही कुल से कई कुलों की शाखाएं बन गईं, तो वे मिलकर बन गए जन, यानी एक बड़ा समुदाय। जैसे भारत में भरतजन, पुरुजन, यदुजन आदि प्रमुख थे। और एक इस वैदिक काल के अनोखा विशेषता गोत्र का अर्थ केवल वंश नहीं था, बल्कि यह थी पहचान, रेखाएं खींचने का एक तरीका। जब किसी से पूछा जाता था कि आप कौन हैं, तो उत्तर मिलता, हम वशिष्ठ गोत्र से हैं, हम भृगु गोत्र से हैं। यानी किसी एक ऋषि या पूर्वज से शुरू होकर पूरी पीढ़ी उसी गोत्र में चलती थी। और यही गोत्र एक अनोखा सोशल नियम भी बनाता था, विवाह के नियम। समान गोत्र में विवाह करना मना था। क्यों? क्योंकि इसे रक्त संबंध माना जाता था। यह नियम आज भी कई हिस्सों में जीवित है, जहां विवाह तय करते समय सबसे पहले पूछा जाता है, लड़का किस गोत्र का है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है, क्या समाज इतना ही सीधा था? नहीं, हर जन के पास था एक राजा, लेकिन वो आज की तरह महलों वाला नहीं होता था। वो जन का रक्षक होता था। सभा और समिति उसके निर्णयों पर निगरानी रखती थी। कोई भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। जन, कुल, गोत्र ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इवॉल्विंग समाज की कहानी थे। और यही समाज भविष्य में बदलकर बना भारत का शक्तिशाली वैदिक समाज। लेकिन जरा सोचिए, जब सूरज डूबता था और वैदिक लोग अपने काम से लौटते थे, तो आखिर वो लौटते कहाँ थे? उनका घर कैसा था? क्या आलीशान महल थी? तो भाई नहीं, उस दौर में जिंदगी जमीन से जुड़ी थी। घर अक्सर लकड़ी या मिट्टी से बनी झोपड़ियां होती थीं। दीवारें कच्ची मिट्टी से लीपी जाती थीं और छतें सूखी घास और पत्तों से बनाई जाती थीं। कुछ घर गोल होते थे, कुछ चौकोर। ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो किन क्षेत्रों में रहते थे। अब बात करें घर के अंदर की, तो वहां आपको मिलेगा एक छोटा सा चूल्हा, कुछ बर्तन, ज्यादातर मिट्टी के, और एक कोना अनाज रखने के लिए। भाई, यहाँ हड़प्पा की जैसा कोई बड़ा अनाज रखने के लिए मकान नहीं होता था और ना ज्यादा सजावटी था, बल्कि बस जरूरत की सादगी भरी दुनिया और कोई बेकार की चीजें नहीं। अब जरा रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्राचीन समय में लोग क्या पहनते होंगे? वैदिक लोग बहुत ही सरल वस्त्र पहनते थे, जिसका जिक्र हमें सामवेद ग्रंथ में मिल जाता है। पुरुष अक्सर एक लंबा वस्त्र कमर के नीचे लपेटते थे, जिसे परिधान कहा जाता था, और ऊपर ओढ़ने के लिए एक चादरनुमा वस्त्र होता था, जिसे उत्तरीय कहते थे। महिलाएं भी पुरुषों की तरह साड़ी जैसे कपड़े पहनती थीं, लेकिन उनका पहनने का तरीका बेहद अलग और आकर्षक होता था। वो अपने वस्त्रों को इस तरह लपेटती थीं कि उनकी डिग्निटी, कल्चर और फेमिनिनिटी तीनों एक साथ झलकते थे। कपड़े ऊन या सूती धागों से बनते थे, जिन्हें वे खुद ही तैयार करती थीं। रंगों में शायद आज जैसी चमक न हो, लेकिन कपड़े इतने साफ सुथरे और गरिमामय होते थे कि हर स्त्री की पोशाक में एक स्वाभिमान दिखाई देता था। और अब सबसे अहम सवाल, खाना क्या होता था?
उस जमाने का भोजन बड़ा ही सादा, सात्विक और न्यूट्रिशन से भरपूर होता था। जौ और गेहूं उनके मुख्य अनाज थे, जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी बार बार आता है, विशेष रूप से यव यानी जौ शब्द का। दूध, दही, घी और मक्खन को वे अत्यंत पवित्र और पौष्टिक मानते थे। इनका वर्णन यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। शहद को औषधीय और दिव्य आहार माना गया है, जिसे कई मंत्रों में मधु के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा खुदाई में मिले जले हुए अनाज के अवशेष और हवन कुंडों के पास दूध व घी के अंश इस बात का प्रमाण देते हैं कि वैदिक काल का आहार न केवल शुद्ध था, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी संतुलित था। चावल का इस्तेमाल धीरे धीरे शुरू हुआ था, खासकर पूर्वी भारत में। मांसाहार भी कुछ लोग करते थे। घी और दूध को खास अहमियत दी जाती थी, क्योंकि ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि यज्ञों में आहुति देने के लिए भी जरूरी थे। और इतना ही नहीं, शराब का जिक्र भी मिलता है। सोमरस एक रहस्यमयी पेय जिसे देवताओं को समर्पित किया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई असली जड़ी बूटी से बना पेय था, तो कुछ इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज मानते हैं। तो कुल मिलाकर वैदिक काल की आम जिंदगी एकदम जमीन से जुड़ी हुई थी, सादगी, परिश्रम और एक धार्मिक दृष्टिकोण से भरपूर। भाई, हमने यहां तक वैदिक लोगों की रहन सहन, खान पान की चर्चा कर लिए हैं, तो अब सवाल उठता है कि वैदिक लोग क्या करते थे और कैसे अपनी जीविका चलाते थे। वैदिक काल के लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा आधार था खेती और पशुपालन। उस जमाने में बैल और हल केवल खेती के औजार नहीं थे, बल्कि जीवन की धड़कन थे। जैसे आज कोई ट्रक या जेसीबी देखकर हम कहते हैं कि भाई ये तो भारी मशीन है, वैसे ही तब बैल और हल को देखकर किसान की ताकत का अंदाजा लगता था। गाय उस समय केवल एक जानवर नहीं थी, बल्कि धन का प्रतीक मानी जाती थी। लोग गायों की नंबर से किसी के धन का अनुमान लगाते थे। शादी में, यज्ञ में, दान में हर जगह गायों का उपयोग होता था। शायद इसलिए आज भी हम कहते हैं गाय हमारी माता है। लेकिन खेती और पशुपालन ही सब कुछ नहीं था। उस समय समाज में अलग अलग काम करने वाले लोग थे। कोई किसान था जो हल चलाता था, कोई ग्वाला था जो गाय भैंसें पालता था, कोई बढ़ई था जो लकड़ी से जीवन के उपकरण बनाता था, और कोई कुम्हार जो मिट्टी को आकार देता था। हाँ, वही मिट्टी के बर्तन जिनसे पानी ठंडा रहता था और खाना भी सुरक्षित। आज सोचिए, हमने उन्हीं बर्तनों को छोड़कर प्लास्टिक के डब्बों और बोतलों को गले लगा लिया है। जिस मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से शरीर ठंडा होता था, आज उसी की जगह हम प्लास्टिक से गर्मी और प्रदूषण दोनों पी रहे हैं। यह फर्क केवल जीवन शैली का नहीं है, यह फर्क है सोच का। वैदिक काल में लोग नेचर के साथ जीते थे। आज हम नेचर से लड़ते हैं। तब धरती को मां मानते थे, आज उसी धरती को कचरे का ढेर बना दिया है। शायद हमें लौटना होगा, पूरी तरह पीछे नहीं, लेकिन उस सोच की ओर जो कहती थी नेचर के साथ जियो, तभी जीवन बचेगा। लेकिन वैदिक काल की जिंदगी सिर्फ खेत खलिहान और बर्तन तक सीमित नहीं थी। जब सूरज ढलता था और गांव के लोग अपने अपने काम से लौटते थे, तब एक नया संसार जागता था। आग के चारों तरफ बैठा समाज। कोई ऋषि यानी उस समय की जंगलों में रहने वाला संत अपने अनुभव सुनाता, कोई बुजुर्ग वेद की मंत्रों दोहराता और बच्चे आंखें फाड़े मंत्रों की ताकत की कहानियां सुनते। यह केवल मनोरंजन नहीं था, यही था उनका शिक्षा तंत्र। स्कूल नहीं था, लेकिन ज्ञान की गंगा हर गांव में बहती थी। हर कोई अपनी भूमिका को समझता था। स्त्रियां घर को चलाती थीं, बच्चों को संस्कार देती थीं और यज्ञ में सहगामिनी बनती थीं। पुरुष खेत जोतते, जानवर पालते और साथ ही समय आने पर अस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटते। इस समाज में भले ही मोबाइल न हो, लेकिन संवाद था। भले ही बिजली न हो, लेकिन चांदनी रातों में गीत थे। भले ही साइंस सीमित था, लेकिन जीवन में संतुलन था। हर सीजन का स्वागत होता था मंत्रों से। हर जीवन घटना का हिस्सा था कोई रस्म। अक्सर हम सोचते हैं कि पुराने जमाने में महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित थीं, लेकिन वैदिक काल की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग थी। उस दौर में महिलाएं समाज का सक्रिय हिस्सा थीं। शिक्षा, रिलीजन और यहां तक कि युद्ध और पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी थी। ऋग्वेद, जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है,
उसमें कई महिलाओं का उल्लेख मिलता है। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववारा, इंद्रिणी, ये सब न सिर्फ ज्ञानी थीं, बल्कि कुछ ने मंत्रों भी रची थी। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं थी, महिलाओं को विवाह में भी स्वतंत्रता थी। वे स्वयंवर करती थीं, अपने लिए जीवन साथी चुनती थीं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ग्रंथों में वर्णित सत्य है। महाभारत की द्रौपदी को कौन नहीं जानता। जब सारे महारथी राजाओं और योद्धाओं के सामने उन्होंने शर्त रखी कि जो योद्धा घुमती मछली की आंख को देखे बिना केवल प्रतिबिंब से लक्ष्य भेद करेगा, वही उनका पति बनेगा। द्रौपदी ने स्वयं निर्णय लिया और अर्जुन जैसे महायोद्धा को अपना जीवन साथी चुना। और इसी प्रकार रामायण में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। राजा जनक की बेटी सीता, जिन्हें बचपन से ही शिव भक्त और तेजस्वी माना जाता था, उनके स्वयंवर में शर्त रखी गई कि जो वीर शिव धनुष को तोड़ देगा वही सीता का पति कहलाएगा। और जब राम ने उस धनुष को उठाया तो सीता ने श्रद्धा से उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। इन सब से पता चलता है कि वैदिक काल की महिलाएं विद्या, वाणी और विवेक तीनों में वे पुरुषों के बराबर मानी जाती थीं। यही नहीं, वैदिक काल के एक और मजेदार प्रसंग मिलता है जब राजा जनक ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश के प्रमुख ऋषि और मुनियों को आमंत्रित किया गया। वहां याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि भी उपस्थित थे। वे उस समय के सबसे ज्ञानी और प्रतिष्ठित माने जाते थे। लेकिन उस सभा में एक ऐसी स्त्री भी थी जिन्होंने सभी को चौंका दिया। उनका नाम था गार्गी वाचकनवी, एक महान महिला ऋषि जिनकी विद्वता किसी भी पुरुष से कम नहीं थी। सभा में उन्होंने याज्ञवल्क्य से आत्मा, भगवान और सृष्टि की उत्पत्ति जैसे गूढ़ विषयों पर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि वहां बैठे सारे मुनि, ब्राह्मण और राजा भी स्तब्ध रह गए। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, समाज में कर्मकांड, राजाओं की सत्ता और पितृसत्तात्मक सोच बढ़ी। महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे घर के भीतर सिमटने लगी। आज जब हम सुबह उठते देखते हैं कि बच्चे मोबाइल या टीवी पर कार्टून देखने में लग जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले वैदिक काल में एक बच्चे का दिन कैसे शुरू होता था? भाई, उस जमाने में जब न तो मोबाइल था न खिलौनों की दुकान, तब भी बच्चों की दुनिया बेहद रंगीन और जिंदा दिल थी। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती तो गांवों और झोपड़ियों में जीवन की हलचल शुरू हो जाती। कहीं माँ की गोद में कोई बच्चा हंस रहा होता तो कहीं छोटी बच्चियां मिट्टी से घरौंदे बना रही होती। वैदिक काल में घर सिर्फ चार दीवारें नहीं थे, वो एक पूरा संसार था। दादी कहानी सुनाती, चाची पूजा सिखाती, चाचा खेती की बातें बताते, और ये सब बच्चे के जीवन का हिस्सा होते। हर बच्चा पूरे परिवार की जिम्मेदारी होता था, सिर्फ माँ बाप की नहीं। और सबसे बड़ी सवाल शिक्षा कैसी थी? 6 से 8 साल की उम्र होते ही बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था। वहां ना कोई स्कूल बस होती थी, ना बैग, ना यूनिफॉर्म, बस एक सरल जीवन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। शिक्षा का असली मतलब था जंगल से लकड़ियां बीन कर लाना, गुरु और आश्रम की सेवा करना, मंत्र, वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथों को कंठस्थ करना, बॉडी और माइंड दोनों का संयम और डिसिप्लिन में रहना, गुरु के हर एक आज्ञा को पालन करना। इसी परंपरा में खुद भगवान श्री कृष्ण भी थे। बचपन में वे उज्जैन के महान गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने गए थे। वहां कृष्ण न सिर्फ मंत्र और वेदों में पारंगत बने, बल्कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु का मरा हुआ बेटा तक पुनः जीवित कर दिया, ताकि दिखा सकें कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि डेडिकेशन और ड्यूटी भी है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आता है, भगवान या विभिन्न देवी देवता की शुरुआत कैसे हुई, तो उनकी चर्चा हम वीडियो के आगे में करेंगे। लेकिन भाई, उन समय की बेटियों की क्या भूमिका थी? बेटियां ज्यादातर घर के भीतर ही सीखती थीं, रसोई के काम, पूजा की विधियां, गायों की देखभाल और सिलाई कढ़ाई जैसी पारिवारिक कलाएं। लेकिन हर घर ऐसा नहीं था। कुछ राजघरानों और ब्राह्मण परिवारों में लड़कियां भी उच्च शिक्षा पाती थीं। म्यूजिक, डांस और यहाँ तक कि वेदों का ज्ञान भी उन्हें सिखाया जाता था। जैसे वेदों में वर्णित लोपामुद्रा, जिन्होंने ऋषि अगस्त्य से विवाह के बाद भी वेदांत पर गहन चर्चा की, या अपाला, जिसने अपनी मंत्रों ऋग्वेद में स्वयं लिखी।
क्या जाति प्रथा की शुरुआत वैदिक युग से हुई? आज अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या जात पात की जड़ें हमारे वैदिक इतिहास में हैं? बहुत लोग यह मानते हैं कि समाज को बांटने की ये परंपरा वहीं से शुरू हुई, लेकिन ये आधा सच है और आधा भ्रम। असल में प्राचीन वैदिक समाज में जो व्यवस्था थी वो कास्ट नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, और वो भी कर्म के आधार पर, न कि जन्म के। यानी कोई ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं ब्राह्मण बने। अगर वह युद्ध में निपुण है तो क्षत्रिय बन सकता है, और कोई क्षत्रिय का पुत्र अगर ज्ञान में पारंगत हो तो उसे ब्राह्मण माना जा सकता था। इसी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है महर्षि विश्वामित्र। जन्म से वो एक क्षत्रिय थे, राजा गाधी के पुत्र, लेकिन कठोर तप और वेदों के अध्ययन से वो इतने ज्ञानी बन गए कि अंत में उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि, जो पहले डाकू थे लेकिन ज्ञान और तप से आदिकवि बन गए। यह 4 वर्ण व्यवस्था बताती थी कि कौन समाज में क्या जिम्मेदारी निभाएगा, न कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। ब्राह्मण, जो वेदों का ज्ञान रखते थे, शिक्षा और यज्ञ से जुड़े रहते थे। क्षत्रिय, जो राजा, योद्धा, रक्षक होते थे। वैश्य, जो बिजनेस, एग्रीकल्चर और पशुपालन करते थे। शूद्र, जो शिल्प, सेवा और कला में लगे रहते थे। लेकिन भाई, उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। अब गुण और कर्म नहीं, कर्मस्य पतनम जात्या प्रारंभः। जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वह वेद जानता हो या नहीं। और जो शूद्र के घर जन्मा है वह जीवन भर नीचे माने जाने लगा, चाहे उसमें कोई कला या ज्ञान हो। इसी ने भारत में सोशल इनइक्वालिटी की नींव डाली, जो हजारों साल बाद तक जाति प्रथा के रूप में जमती गई। दोस्तों, आज हम जिस संसद, विधानसभा और पंचायत की बातें करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है इसका बीज कहां पड़ा था? न माइक था, न कुर्सियों की कतारें, न कोई इलेक्शन कमीशन था, न अफसरों की फौज। लेकिन फैसले तब भी होते थे, और वो भी सबकी राय से। भारत का सबसे पहला डेमोक्रेसी संसद भवन में नहीं, गांव की चौपाल में था। हाँ भाई, जब न अफसर था न मंत्री, तब भी लोग इकट्ठा होकर समाज के लिए कानून बनाते थे। प्राचीन भारत के हर गांव में एक पंचायत होती थी, लेकिन वो आज जैसी कमजोर पंचायत नहीं, बल्कि समाज की आत्मा होती थी। खेतों की सिंचाई कैसे होनी है, त्योहार कब और कैसे मनाने हैं, अपराध हो तो न्याय कैसे देना है। और जरा सोचो, अगर किसी राजा को भी गांव में कुछ करना होता तो उसे पहले पंचायत से इजाजत लेनी पड़ती थी। पंचायत में कोई राजा का एजेंट नहीं होता था। वहां बैठते थे किसान, बढ़ई, चरवाहे, व्यापारी और गांव के बुजुर्ग। हर इंसान का मत मायने रखता था। आज जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, उसकी जड़ें यहीं से आई हैं, हजारों साल पुरानी परंपरा से। अब जरा गांव से बाहर निकलते हैं। जब जनपद या स्टेट का सवाल आता था तो वहां 2 इंस्टीट्यूशंस चलती थीं, सभा और समिति। यानी प्राचीन भारत की विधानसभा और राज्यसभा। सभा में होते थे समाज के ज्ञानी, ऋषि, वृद्ध, योद्धा। राजा को हर नीति, कर, युद्ध जैसे बड़े फैसलों में सभा से राय लेनी अनिवार्य थी। अगर राजा गलत नीति बनाता तो सभा उसे टोक सकती थी, और जरूरत पड़ी तो हटाने की अनुशंसा भी। समिति में होते थे युवा, सैनिक, व्यापारी, यानी समाज के सक्रिय लोग। यहां होती थी चर्चा, राज्य में क्या समस्याएं हैं, किसान की हालत कैसी है, युद्ध करना चाहिए या समझौता। राजा को देवता नहीं, जनता का सेवक माना जाता था। लेकिन भाई, समय की बीतने के साथ ही जैसे जैसे खेती और स्थायी बस्तियां बढ़ीं, वैसे वैसे समाज में राजनीति नाम की एक नई ताकत उभरने लगी। शुरुआत में तो हर गांव में फैसले बुजुर्ग लोग मिलकर ले लेते थे। कोई राजा नहीं, कोई सत्ता नहीं, लेकिन वक्त बदला, आबादी बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, और गांवों के ये छोटे छोटे समूह, जिन्हें हम जन कह सकते हैं, धीरे धीरे मिलकर बड़े इलाके बन गए, जिन्हें कहा जाने लगा जनपद। कुछ जगहों पर जनपद एक राजा के अधीन हो जाते थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में गणराज्य जैसे प्रयोग शुरू हो चुके थे, जहां राजा जैसा कोई नहीं होता था, बल्कि कई नेता मिलकर निर्णय लेते थे। जैसे वैशाली, ये इसी तरह कोशल, मल्ल और वज्जी जैसे कई क्षेत्र गणराज्य कहे जाते थे, जबकि मगध, काशी, कुरु जैसे क्षेत्रों में राजा पूरी सत्ता अपने हाथ में रखता था। अब धीरे धीरे ये जनपद आपस में टकराने लगे। युद्ध,
भूमि विवाद और अधिकार की लड़ाइयां। और इस संघर्ष में जो ताकतवर निकला वही बन गया महाजनपद। यह समय काल 600 ईसा पूर्व की थी, जब मगध जैसे महाजनपद अपनी शक्ति से पूरे भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रही थी। और वहीं दूसरी ओर महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर अपने ज्ञान से धर्म को सरल और अहिंसा के नीति पर फैला रहा था और बिना जाति धर्म के आधार पर सभी लोगों को अनुयायी बना रहा था। तो अब तक हमने जाना कि वैदिक काल में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे और उनकी राजनीति कैसी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या उनके मन में भी भगवान होते थे? क्या उन्हें भी किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा था? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल था। जैसे जैसे इंसान का जीवन स्थिर होता गया, वैसे वैसे उसके भीतर सवालों का जन्म भी होने लगा। बारिश क्यों आती है? बीमारी क्यों होती है? हम मरते क्यों हैं? और हमारे ऊपर कौन है? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हड़प्पा के लोग हों या वैदिक समाज, सभी ने नेचर को ईश्वर की तरह देखना शुरू कर दिया। जल को देवता मान लिया, वायु को देवता, अग्नि को देवता। प्रारंभिक वैदिक युग में भगवान कोई मूर्ति नहीं थे। लोग प्रकृति को ही देवता मानते थे। वो मानते थे कि अगर यज्ञ ठीक से होगा तो बारिश आएगी, फसलें उगेंगी और जीवन सुखी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उत्तर वैदिक काल आया, खेती स्थिर हुई, राजा शक्तिशाली हुआ, राजनीति और सत्ता ने यज्ञों को बढ़ावा दिया। अब धर्म राजा की सत्ता से जुड़ने लगा और इसी दौर में शिव, विष्णु जैसे व्यक्तिगत देवताओं का उदय हुआ। और यहीं से शुरू हुआ एक नया मोड़। ऋषि जंगलों में गए, ध्यान किया, विचार किया और लिखा उपनिषद, जहां उन्होंने कहा ईश्वर कोई बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। हम आत्मा हैं और आत्मा अमर है। यही विचार आज सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का आधार बना, जहां यज्ञ और मंत्र के साथ साथ ध्यान, ज्ञान और मोक्ष की भी चर्चा होने लगी। आप पूछेंगे भाई, क्या आप वैदिक काल में जाकर खुद देख के आए थे? तो भाई साफ साफ बता देता हूं, नहीं, मैं वहां नहीं गया था। और ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, मैं वही बता रहा हूं जो उस दौर के ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और खुद इतिहास में वर्णित है।